सभी मित्रों को नमस्कार। सीटेट की परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को होगी। पेपर 2 सोशल साइंस के लिए एक ऐसी धुआंधार सुपरफास्ट वीडियो कराने वाला हूं। पेपर के दिन अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आपको डायरेक्ट छपे मिल जाएंगे। पेपर से पहले मैं आपको ऐसी 2 से 3 वीडियो कंप्लीट करा दूंगा जहां से पूरा पेपर आपका छपेगा। पेपर से पहले पूरा रिवीजन यही वीडियो आप लोगों की करा देगी। इस वीडियो में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी के ऐसे टॉप सेलेक्टेड बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। तीव्र गति से कराऊंगा ताकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करा सकूं। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, गंगा तथा यमुना के दोआब का क्षेत्र, दक्कन तथा कोंकण का क्षेत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में मनुष्य ने लगभग 8000 साल पहले गांव में रहना आरंभ किया था। अगर मैं बात करूं नर्मदा घाटी के क्षेत्र में, यहाँ पर लोग कई लाख वर्ष से रह रहे हैं। कब से? लाखों वर्ष से लोग नर्मदा नदी के किनारे रह रहे हैं, परंतु 8000 वर्ष पहले सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में लोग रह रहे हैं। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों जहां पर सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया गया था। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गेहूं और जौ किस स्थान पर स्त्री व पुरुष ने सबसे पहले उगाए थे? तो उत्तर आपका हो जाएगा सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। ठीक, तो राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। दूसरा विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा आखेट खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? पेपर के दौरान आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें आप गलती मत कर देना। कहीं कहीं पर क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक, तो नहीं वाला आपको बताना है। एक स्थान पर रहने से संसाधन में कमी हो जाती थी, इसलिए आखेट खाद्य संग्रह को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ये आपका कथन सही है। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, ये भी सही है। संसाधनों के लिए अन्य आखेट खाद्य संग्रह समूह से संघर्ष करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। जल संसाधन की खोज में जहाँ पर नदियाँ झील होती थी, यहाँ पर ये लोग बस जाते थे स्थान छोड़ के। तो राइट आंसर आपको गलत वाला बताना था। गलत आपका कौन सा हो जाएगा कि लड़ाई करते थे, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके बाद अगला आपके सामने, मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? सबसे लंबा कौन सा है बताओ? पूरा पाषाण युग है या महापाषाण युग, नवपाषाण युग, मध्य पाषाण युग? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण युग सबसे पुराना युग है। और मानव इतिहास की 99% जो घटनाएं घटित हुई हैं वो आपकी पूरा पाषाण काल में ही घटित हुई हैं। ये भी पेपर में आया करता है। और आप लोग देखते रहना क्वेश्चन को, क्योंकि पेपर यहीं से पूरा छपेगा आपका। में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। कहाँ से प्राचीन काल की शैल चित्रकला मिली है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ओडिशा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के इलाके से प्राचीन शैल चित्रकला के अवशेष मिले हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर चौथा विकल्प हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पर क्या होता है? अभिलेखागार उसको बोलते हैं जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट को रखा जाता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? अभिलेखागार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कहता है महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब आपको सही जवाब बताना है। महापाषाण, तो महापाषाण क्वेश्चन कभी कभी आपके क्वेश्चन में ही उसका उत्तर छिपा रहता है। कैसे? महापाषाण का अर्थ क्या हुआ? महान पत्थर। ठीक, तो महापाषाण काल से आपसे पूछा है। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। यही करेक्ट आपका हो जाएगा। NCERT के मुताबिक महापाषाणों का जो पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बाकी सब गलत। उसके बाद सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई थी बताओ? सबसे पुरानी जो पांडुलिपियाँ थीं वो आपकी ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। ताड़पत्र या भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर, भुर्ज नामक जो पेड़ की छाल है उस पर भी सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। भुर्ज नाम का पेड़ कहाँ पर मिलता है? कहाँ पर यह मिला है अवशेष के रूप में?
ठीक है ना, ये कश्मीर राज्य में मिला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कहता है मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है। 2 बार पेपर में रिपीट क्वेश्चन 2018 में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल, डी विकल्प। उसके बाद दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। दूसरा, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपको बताना है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है। जो उपजाऊ मैदान होगा वहाँ पर खेती व पशुपालन दोनों आपके पाए जाएंगे। दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी विकल्प यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा गुजरात में सर्वाधिक हड़प्पा के स्थल मिले हैं। आपको पता होगा लोथल, लोथल क्या है? लोथल एक बंदरगाह है, जो कि हड़प्पा कालीन एक बंदरगाह या गोदीवाड़ा के नाम से इसको जानते हैं, लोथल को, ठीक है ना। उसके बाद अगला आपके सामने ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी। ऋग्वेद पाली, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा संस्कृत। ऋग्वेद की रचना संस्कृत में की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? कैसे बता सकते हैं बताओ? क्योंकि महाराष्ट्र के एक पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के अवशेष मिले हैं। और शुतुरमुर्ग के जो अंडे के छिलके के अवशेष हैं, इन अवशेषों से मनके भी बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? मनके। मनके का मतलब एक माला टाइप का होता है ना, तो वो भी बनाया जाता था। राइट आंसर बी विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा? बी विकल्प। उसके बाद अगला यहाँ पर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर कहता है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियाँ सूख गईं। अब ये बताओ, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ये तो लगता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट आपकी यहाँ पर मानी जाएगी। जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ऐसा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बाढ़ सभी क्षेत्र में नहीं आ सकती है, ठीक। संभवतः नदियां सूख गई थी, ये बात करेक्ट हो जाएगी। सी आपका गलत है। सी जहां जहां पर आपको दिखेगा उसको आपको हटाना पड़ेगा। ए बी डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ए बी डी राइट आंसर हो जाएगा। ए बी डी सी गलत। नेक्स्ट, प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे? प्राचीनतम जो लघु चित्रकला है वो पात्र पर, ताड़पत्र पर, कागज पर या लकड़ी की तख्ती पर? तो ताड़पत्र पर भी बनाए जाते थे, लकड़ी की तख्ती पर भी बनाए जाते थे, ठीक। बीड़ी देखो, सबसे पहले बीड़ी किसमें है? इसमें बीड़ी है ही नहीं। इसमें आपका बीड़ी है, इसमें बीड़ी है, इसमें है ही नहीं, ठीक। ये दो आपके कट जाएंगे। उसके बाद पात्र, कागज, प्राचीनतम लघु चित्रकला, क्या पहले कागज था? आप कहोगे कि कागज तो था ही नहीं, ठीक। पात्र अर्थात बर्तनों पर भी बनाए जाते थे, तालपत्र पर भी बनाए जाते थे, ठीक। तो कागज तो पहले था ही नहीं, आपको पता होगा प्राचीनतम काल में लघु चित्रकला कागज तो था नहीं, तो आप सी को हटा दोगे। तो सबसे पहले हम सी को ही हटा लेते। लो, हटा लिया हमने सी को। ए बी डी बच गया। ए बी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर लगभग 3900 वर्ष पहले आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आ गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? अब नहीं वाला आपसे पूछ लिया हड़प्पा की समाप्ति का। नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हो गए, ऐसा बिल्कुल कहा जाता है। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता और लड़ाई, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हो गए, ये बात करेक्ट है। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। लेकिन आपको नहीं वाला बताना है, अर्थात गलत वाला बताना है। तो गलत आपका कौन सा हो जाएगा? गलत आपका बी विकल्प हो जाएगा। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता और लड़ाई, ऐसा कोई भी
साक्ष्य नहीं मिलता है कि हड़प्पा के नगर नष्ट हो गए लड़ाई के कारण। लड़ाई के कारण नहीं हुए, बल्कि नदियाँ सूख गई कई क्षेत्रों में, नगर समाप्त हो गए, जंगल जल गए या बाढ़ आ गई और बड़े जानवरों ने घास को चर लिया तो मृदा आवरण हो, मृदा आपकी क्या होगी, नष्ट हो गई। ये कारण आपके बताए गए हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं अगले पर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है, बताओ कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। राखीगढ़ी स्थल है, गवेरी वाला, सोतकाकोहो ये गलत है, सोतकाकोंडोर कुछ ऐसा होना चाहिए, चिरांद नहीं है। ठीक, देखो राखीगढ़ी आपके हरियाणा में है, कहाँ पर, HR हरियाणा। गवेरी वाला ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी बाहर देश का है। चिरांद आपके बिहार, बिहार का यह एक आपका पाषाणकालीन स्थल है। ठीक, ये चिरांद, चिरांद कहाँ पर है, बिहार में है। पेपर में मिलान वाले क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है। ठीक, तो ये आपका हड़प्पा का स्थल नहीं होगा चिरांद, बाकी सब आपके यहाँ पर हो जाएंगे। नहीं वाला बताना है कौन सा नहीं है, तो आपका चिरांद यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताओ किस भाषा में लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की, तो यह आपकी संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। अब हर्षवर्धन यहाँ पर आगे तो उनको भी समझा देता हूँ। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन पहले थानेश्वर के थे, हरियाणा साइड के राजा थे, फिर इन्होंने कन्नौज में अपनी राजधानी बना ली, कन्नौज पर इन्होंने शासन किया। ठीक है ना, और इनका दरबारी कवि था बाणभट्ट। कौन था, बाणभट्ट इनका दरबारी कवि था। बाणभट्ट ने इनकी प्रशंसा में प्रस्तुति भी लिखी थी, है ना, और इनकी हर्षचरित भी लिखी। हर्षचरित किसने लिखी, संस्कृत में बाणभट्ट ने लिखी। और हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था, ह्वेनसांग आया था, ह्वेनसांग, ह्वेनसांग या ह्वेनतेसांग कुछ ऐसा ही नाम है इसका। तो ये आया था हर्षवर्धन के काल में। ठीक, तो ये पेपर में आता रहता है इसलिए इम्पोर्टेंट था। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। पेपर में आपके प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत से पेडागोजी के क्वेश्चन बनेगा, तो यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। प्राथमिक स्रोत पूछा है, कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, पादशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। राइट आंसर आपका हो जाएगा, अगर हम लोग आरंभिक मानवों को समझने का प्रयास करेंगे तो मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला मिली है, जहाँ पर चित्रों में मानव को दर्शाया गया है। ठीक है ना, वहाँ पर मानवों को दर्शाया गया है। ये हो तो आपके सभी जाएंगे प्राथमिक स्रोत, परंतु क्वेश्चन को समझा करो ना। आरंभिक मानवों की समझ की बात की जा रही है, कहाँ पर मानवों के चित्र मिले हैं उनको समझने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी चित्र आपका वैसा मिला ही नहीं है जिससे कि मानवों को समझ सकें। मानवों को समझने के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला से मिले हैं। ठीक है ना, इसलिए आपका प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। प्राथमिक स्रोत वे स्रोत जिनको आंख से देखा जा सके, जो प्रत्यक्ष चीजें हों, आत्मकथा, डायरी, है ना, ये आपकी प्राथमिक स्रोत में ही आते हैं। कोई भी किताब हो आपकी प्राथमिक में नहीं आती है, किसी चीज का संग्रह, इकट्ठा आंकड़ा, ये आपके द्वितीयक में आता है। पुरा स्थल के बारे में बताओ, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, करेक्ट हो जाएगा। ये केवल जमीन के ऊपर, ये गलत है। ये केवल, यहाँ पर ये केवल के कारण आपका गलत दिए गए हैं। देखो, जो पुरा स्थल होता है ये वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये जमीन के नीचे, ऊपर, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक, ए करेक्ट हो जाएगा, केवल और केवल ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। क्या देखोगे, देखो 2 कंकाल मिले आपको महिला का पहचानना है। मैंने कई बार आपको बताया कि महिला का कंकाल कैसे पहचाना जाता है। तो महिला का कंकाल हड्डियों की संरचना से, कंकाल के साथ मिले आभूषण से, कंकालों के आकार से, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। देखो, खाना पकाने के बर्तन महिला व पुरुष दोनों के साथ में रख दिए जाते थे, इससे हम लोग पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये महिला का है या पुरुष का है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। कंकाल के आकार, अगर महिला पुरुष के कंकाल देखने में तो एक जैसे लगते हैं, ठीक है ना। अगर 2 बच्चों का कंकाल है, उसमें आप बच्ची और बच्चे का कंकाल का भेद नहीं कर सकते हो, ये ख्याल रख लेना, कभी भी भेद नहीं कर सकते हो कि बच्ची का है या बच्चे का है, ये भी गलत हो जाएगा। कंकाल के साथ मिले आभूषण, उस काल के लोग जो थे प्राचीन काल के,
पुरुष भी आभूषण पहनते थे, महिलाएं भी आभूषण पहनती थी, तो हम नहीं कह सकते हैं कि पुरुष का है या महिला का है, ठीक, भेद हो जाएगा। लेकिन हड्डियों की संरचना से जान सकते हैं कि ये कंकाल महिला का है। कैसे जान सकते हैं हड्डियों की संरचना? क्योंकि एक महिला या औरत का जो कमर का क्षेत्र होता है ना, वो चौड़ा हो जाता है। कैसे चौड़ा हो जाता है? शिशु को जन्म देने के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद उसके कमर है ना, वो वाला भाग चौड़ा हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है आकार में। तो उस आधार पे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि हड्डी देखकर वो हड्डी बढ़ जाती है, कमर की हड्डी क्या होती है, बढ़ जाती है। हड्डियों की संरचना से ही पता चलता है कि ये कंकाल महिला का है, वैसे नहीं पता चलेगा, सिर्फ हड्डी से ही पता चलेगा। तो ये पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार देखने को मिला है। उसके बाद भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। कथन दूसरा, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन भी मिलता है। दोनों बातें आपकी करेक्ट हो जाएंगी, बी विकल्प। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से क्या मिले हैं? शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के अवशेष मिले हैं, जो कि ये पुरापाषाण युग में भारत में हुआ करते थे। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं, उन्हें कहते हैं किसमें? परतदार। अब परतदार को अवसादी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसादी सेल बोलते हैं। और अवसादी सेल जो होते हैं ना, इसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं, इसीलिए इसको जीवाश्म ईंधन या जीवाश्मी सेल के नाम से भी जानते हैं। जीवाश्म सेल किसको बोलते हैं? जिसमें जीवों के अंश, जैसे कोयला है आपका, ये परतदार अवसादी में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और पेपर में क्वेश्चन आपके ये आग्नेय सेल, कायांतरित, अवसादी तीनों से पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे, इसके लिए मुझे नोट्स को आपको वहीं पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 1 नंबर पक्का आपका हो जाएगा, तीनों सेल को समझा दूं और इनसे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन पेपर में अब तक पूछे गए वो भी एक नज़र में आपको कराने का प्रयास करता हूं। सेल के प्रकार, जिसको रोक बोलते हैं, आग्नेय इग्नस, अवसादी सेडिमेंट्री, कायांतरित मेटामॉर्फिक। सबसे पहले आग्नेय सेल को जान लो ताकि 1 नंबर आपका कहीं पर भी ना चला जाए, ठीक। तो आग्नेय पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ को सेल कहते हैं। विभिन्न रंग, गठन, आकार के होते हैं, ये सेल की परिभाषा है। अब मैं आग्नेय की बात करूं, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्भेदी आग्नेय सेल, दूसरा बहिर्भेदी आग्नेय सेल। अंतर्भेदी जो अंदर धरातल के नीचे मैग्मा ठंडा हो जाए, बहिर्भेदी जो मैग्मा धरातल के ऊपर आ जाए, पृथ्वी की सतह पर आ जाए, जमा हो जाए या ठंडा हो जाए, उसको बहिर्भेदी बोलते हैं। क्योंकि बहिर का मतलब बाहर, अंतर का मतलब भीतर, ठीक, समझ गए। अब जैसे बहिर्भेदी आग्नेय का उदाहरण आपसे पेपर में पूछा जाता है, बहिर का मतलब बाहर, जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक भाग से निकलकर बाहर सतह पर आता है और ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इसकी संरचना महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट से बना है। अब कोई पठार है, बताओ पठार धरातल के नीचे होगा या ऊपर होगा? आप कहोगे कि सर ऊपर होगा, तो ऊपर आपका कौन सा होता है? बहिर्भेदी। तो बेसाल्ट किससे बना है? बेसाल्ट आपके दक्कन का पठार बेसाल्ट से बना है, जो कि किसका उदाहरण है? जो कि बहिर्भेदी आग्नेय का उदाहरण हो जाएगा। अब दूसरा प्रकार हम जान लेते हैं, अंतर्भेदी, जो नीचे ही जमा रह जाए। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेल को अंतर्भेदी आग्नेय कहते हैं। बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, उदाहरण के लिए ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट कैसा है? ग्रेनाइट आपका अंतर्भेदी आग्नेय का उदाहरण हो जाएगा। अब उसके बाद मैं आपको दूसरा प्रकार का समझा दूं, अवसादी सेल। अवसादी सेल लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उसे अवसाद कहते हैं। अवसाद हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, इसलिए इसको परतदार बोलते हैं, है ना। इन्हें अवसादी सेल भी कहते हैं। उसके बाद उदाहरण में देखूं, बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। जो बलुआ पत्थर होता है ना, ये रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवाणु आदि जो कभी इन सेल पर रहे, इसलिए इन सेल को जीवाश्म भी बोलते हैं। तो अवसादी सेल को जीवाश्म के नाम से भी जानते हैं। अब तीसरा समझो, कायांतरित सेल क्या है। अब कायांतरित क्या है? आग्नेय अवसादी सेल में उच्च ताप व दाब के कारण कायांतरित सेल में बदल जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलती है, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। संगमरमर क्या है? कायांतरित। स्लेट क्या है? तो कायांतरित।
देखो कायांतरित का मतलब क्या है, जब आग्नेय शैल हो या अवसादी हो, उन दोनों में जब ताप या दाब पड़ता तब इनका रूप बदल जाता है। ठीक, दोनों समझा दिए। और एक शैल चक्र होता है, एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की क्रिया को शैल चक्र कहते हैं। शैल चक्र जैसे द्रवित मैग्मा से आग्नेय शैल बनता है, आग्नेय टूटकर अवसादी बनती है, अवसादी में ताप दाब के कारण आग्नेय मतलब कि कायांतरित में बदल जाती है, पुनः कायांतरित से मैग्मा बनता है, फिर आग्नेय बनता है, फिर अवसादी। ये क्रम आपका चलता रहता है। अवसादी, अवसाद से कायांतरित, कायांतरित से मैग्मा, या मैग्मा से आपका आग्नेय बनता है, फिर आग्नेय आपकी टूटती फूटती है, अवसादी बनती है, अवसादी में आपका दाब ताप पड़ता है, तब आपकी कायांतरित बनती है। ये क्रम पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। अब इससे जुड़े क्वेश्चन एक नज़र में कराता हूँ। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार में टूटती है तो इसे अवसादी या परतदार शैल बोलते हैं। जस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये उत्तर के साथ आपको मिल जाएंगे। और जितने भी मित्र पेपर से पहले खुद से रिवीजन करना चाहते हो, अगर आप संघर्षशील हो, पेपर में कूदना चाहते हो, अगर पेपर में आपको तैरना है, नदी की भांति आपको तैरना है, अच्छे अंक के साथ पास होना है, पेपर को पहले प्रयास में क्रैक करना है, वो भी शानदार अंकों के साथ, आपको मात्र 5 घंटे दे देने हैं। मेरे कहने से मात्र 5 घंटे दे दो तो आप लोग पूरा एसएसटी का निचोड़ के रख दोगे। एसएसटी की 60 नंबर की तैयारी आपके हाथों में आ जाएगी। जो मैं आपको कंटेंट करा रहा हूँ ना, ये वाली वीडियो पीवाईक्यू के साथ, ये सब कुछ आपको मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा, विद सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। नोट्स के साथ पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चन भी रहेगा, कंप्लीट थ्योरी विद पीवाईक्यू। कम टाइम है पेपर के लिए, मात्र 5 घंटे निकालो, पेपर से पहले पेपर देने जाओ, पूरा पेपर यहीं से आपका छपा मिल जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इनको कराऊँ। और एक ये लेना कैसे है, यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दिया रहेगा, 96 400 597। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। नोट्स का प्राइस 199 रुपये है, लेकिन पेपर का अंतिम दौर चल रहा है, मैं आपके लिए डिस्काउंट कर दूंगा, लेकिन आप मैसेज तो अवश्य कर लें लेने के लिए। ठीक, अब क्वेश्चन देखो, आग्नेय अवसादी शैल कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकते हैं। कायांतरित शैल उच्च ताप व दाब के कारण बनते हैं। दोनों बातें सही हो जाएंगी आपकी। उसके बाद यहाँ पर जोड़े वाला क्वेश्चन आता है, अभी मैं आपको बता रहा था यही वाला। ठीक, तो बेसाल्ट क्या है बताओ। बेसाल्ट आपका बहिर्वेदी हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर आपका मैग्मा धरातल के ऊपर आता है। और अंतर्वेदी जो नीचे जम जाए तो अंतर्वेदी आपका हो जाएगा ग्रेनाइट। अवसादी क्या हो जाएगा, कायांतरित चूना पत्थर, अवसादी बलुआ पत्थर। इस प्रकार से आपका यहाँ पर मिलान हो जाएगा। ठीक, तो मिलान आपका कौन सा हो जाएगा, मिलान आपका चूना पत्थर का कायांतरित के साथ, अवसादी आपका बलुआ पत्थर, इस टाइप से। उसके बाद शैल का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की क्रिया को शैल चक्र कहते हैं, जिसको मैंने आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया। क्वेश्चन पेपर में बनता है शैल चक्र का सही क्रम। तो सबसे पहले अवसादी, अवसादी में ताप व दाब पड़ा तो कायांतरित में बदल गया, कायांतरित पिघल गया तो मैग्मा में बन गया, फिर मैग्मा से आपका क्या बनेगा, आग्नेय बनेगा। यही क्रम आपका चलता रहेगा। ठीक है ना, ऐसे बनेगा। आग्नेय से मैग्मा नहीं बनता, ये बात गलत है, मैग्मा से आग्नेय बनता है, और ना ही मैग्मा से कायांतरित बनता है। ये क्रम बिल्कुल भी कतई भी नहीं होगा। अब आग्नेय है, आग्नेय से कायांतरित, कायांतरित से कभी भी अवसादी नहीं बनेगा, ये बात गलत हो जाएगी। मैग्मा से कायांतरित, कायांतरित से अवसादी बिल्कुल भी कतई भूल के भी नहीं बनेगा। करेक्ट आंसर सेकंड जवाब आपका हो जाएगा। ये शैल चक्र का क्रम पेपर में आया करता है। और क्वेश्चन ये भी इस प्रकार का पूछा गया, भारत का दक्कन का पठार जो बेसाल्ट से बना है, तो ये शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। बेसाल्ट जो कि पठार है, पठार आपके ऊपर है, जमीन के ऊपर है, तो ये बहिर्वेदी अर्थात बाहर आग्नेय शैल, बहिर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दी। एक और क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ ले लेता हूँ, फिर मैं आगे बात आपसे करता हूँ। तो अवसादी मैंने आपको बता दिया। जीवाश्मी किसमें पाया जाएगा, तो कोयला आपका जीवाश्मी हो जाएगा। ठीक, ग्रेनाइट क्या है, ये आपका आग्नेय है। कैसा आग्नेय है, ये अंतर्वेदी है, अंदर जमा हो जाता है, ये अंतर्वेदी बड़े दानों का रूप ले लेता है। अब संगमरमर आपका कायांतरित हो जाएगा, बलुआ पत्थर आपका अवसादी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका मिलान हो जाएगा। उत्तर आपके सामने यहाँ पर लिखा है। तो संघर्षशील मित्र दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके फटाक से इन नोट्स को पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ फटाक से ले लो, पेपर से पहले पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर ABC कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का माना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। इस काल को 3 भाग में बांटा गया है, आरंभिक काल, मध्यकाल, उत्तर पुरापाषाण युग काल। ठीक, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है, किसमें? पुरापाषाण काल में। तीनों आपके कैसे हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब उसके बाद आगे कहता है, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी। आखिर महाजनपद के राजा अपने किले को मजबूत क्यों बनाते थे? ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके आसपास लकड़ी, ईंटों, पत्थरों की उपलब्धि थी? ये तो था, लेकिन इसलिए नहीं। कारण आपसे पूछा, किलेबंदी क्यों बनाते थे? वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। हाँ, ये राजा डरते बहुत थे, डरपोक थे, इसलिए मजबूत किलेबंदी बनाते थे ताकि बाहर का कोई राजा इन पर आक्रमण ना कर सके। ठीक है ना, डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर प्रस्तुति के बारे में गलत बताना है। अब प्रस्तुति का मतलब होता है प्रशंसा। किसी राजा की प्रशंसा करने में लिखी गई कोई प्रस्तुति, उसकी इनाम पाने के लिए प्रस्तुतियाँ लिखी जाती थी उस काल में, है ना। तो राजा की प्रशंसा की जाती थी, उसको बोलते हैं प्रस्तुति। अब प्रस्तुति के बारे में आपको गलत ढूंढना है। सही 3 आपके सही होंगे, 1 गलत होगा। ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूलवान स्रोत भी होते हैं। ठीक हो जाएगी बात। प्रस्तुति में राजा या शासक की उपलब्धियों का भी वर्णन किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी, कवि, विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी, ये भी करेक्ट बात हो जाएगी। प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, स्वयं लिखा करते नहीं थे, इनका दरबारी कवि लिखा करता था, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। अब आपको गलत वाला ही ढूंढना था ना, तो गलत कौन सा हुआ? डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर गलत हो गया। अगला, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? कर, गुप्त, वैदिक, हड़प्पा, महाजनपद। तो महाजनपद काल में कर व्यवस्था का बहुत महत्व था। ठीक है ना, यहाँ पर कर वसूला जाता था, विशिष्ट महत्व था आपके महाजनपद काल में। सभी से कर वसूला जाता था, किसानों से, कारीगरों से, शिल्पकारों से, व्यापारियों से, जानवरों के रूप में पशुचारकों पे, सभी से कर वसूला जाता था। उसके बाद निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना? उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास समीप जाकर के बैठना। उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद, उप प्लस निषद। ठीक है ना, उप का मतलब होता है पास में, निषद का मतलब होता है बैठना, अर्थात गुरु के पास में बैठना उपनिषद का अर्थ होता है। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? कलिंग वर्तमान में आपके ओडिशा में है। और मौर्य शासक अशोक ने 261 ईसा पूर्व में, 261 बीसी या बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। और कलिंग के युद्ध का खून खराबा देखकर इनको युद्ध से घृणा हो गई और इन्होंने युद्ध को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसके बाद इन्होंने धम्म धर्म को अपना लिया था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किस लिए फेमस था? तो उत्तर पश्चिम आपका कंबल के लिए फेमस था। किस लिए? कंबल, ओढ़ने वाला कंबल, सर्दी से बचने वाला कंबल। और देखो, उत्तर पश्चिम आपका कंबल के लिए फेमस था। और दक्षिण भारत किस लिए फेमस था? साउथ इंडिया या दक्षिण भारत आपके सोना और बहुमूल्य पत्थर के लिए फेमस था। अर्थशास्त्र किताब में लिखा है। और ये अर्थशास्त्र किताब लिखी किसने, ये आपको पता होना चाहिए। चाणक्य या विष्णुगुप्त जिनको बोलते हैं, कौटिल्य के नाम से भी इन्हों मतलब कि इन्हीं को ही जानते हैं, जो कि चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में रहा करते थे, चाणक्य। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता प्रमुख थे? बताओ। तो 3 देवता आपके अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग का देवता, इंद्र आपका युद्ध का देवता। युद्ध का देवता कौन है? इंद्र। आग का देवता अग्नि। और सोम क्या है? सोम एक पौधा है। क्या है? सोम एक पौधा है। प्राचीन काल के जो वैदिक काल के जो ऋषि मुनि थे, ये सोम रस की खोज करते रहे। सोम रस या सोम पौधा को एक नशीला है ना, ये नशे से धुत रहा करते थे, है ना, ये भी बात पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद अगला देखो, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की प्यास को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो इसको तृष्णा बताया गया है। क्या? तृष्णा या तन्हा, ये दोनों एक ही नाम है NCERT किताब में।
लेकिन प्यास को तृष्णा ही बोलेंगे, करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार आया है? ओनली 1 टाइम, केवल एक बार इनका उल्लेख आया है। उसके बाद अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? दोनों धर्म में कौन सी विशेषता थी बताओ? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर का त्याग कर देते थे। इन दोनों धर्मों को मुक्ता व्यापारियों का समर्थन था। दोनों धर्म को समर्थन नहीं था। व्यापारी ने समर्थन सिर्फ जैन धर्म को दिया। किसने? व्यापारियों का समर्थन सिर्फ जैन धर्म को था, ना कि बौद्ध को था। ठीक, तो ये गलत है आपका। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना चाहिए। वस्त्र त्याग की बात आपके महावीर के बाद का जो जैन धर्म है वो करता है। ठीक, बौद्ध धर्म नहीं कहता है। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर ये गलत है, मध्य मार्ग अपनाकर होना चाहिए था। ठीक, निरंतर इसलिए गलत है। तो दोनों धर्म में मिश्रण है आपके। बौद्ध और जैन दोनों धर्म कहते हैं, या उनकी विशेषता है कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो अपना घर त्याग कर देते हैं, जो अपना घर को छोड़ देते हैं और तलाश करते हैं परमात्मा की, वो पा लेते हैं परमात्मा को। इनका यह कहना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में मगध के नाम से जानते थे गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को। गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध के नाम से जानते थे। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे रहते थे दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत में। तो भरत एक क्या है? भरत एक कबीला है। जैसे भरत जन, यदुजन, ऐसे जन 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 बोलते थे ना वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में। तो ये उत्तर भारत के कबीले, ये समूह आप लोग कह सकते हो। उसके बाद ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई? तो मूल रचना आपकी प्राक संस्कृत में हुई। किसमें? प्राक संस्कृत में इसकी रचना हुई। पुरु, यदु, भरत वेदों का उल्लेख है। ये क्या है? जन है। पुरु जन, यदु जन, भरत जन, जो अभी मैं आपको बता रहा था। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर कहता है चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र चाणक्य की किताब का नाम है क्या? चाणक्य की किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र किताब नाम है। और इन्होंने इसी किताब में क्या लिख दिया? इस किताब में लिख दिया कि उत्तर और पश्चिम जो है ना, ये किस लिए है? ये कंबल के लिए है। उत्तर पश्चिम किस लिए है? कंबल के लिए है। और आपका दक्षिण भारत, दक्षिण, ये आपका सोना और पत्थर के लिए है। सोना और पत्थर के लिए है। ये चाणक्य ने लिख दिया। अब पेपर में यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अब आगे देखो, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बोधिसत्व ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, जिन्होंने बुद्धत्व का रस चख लिया, उनको बोलते हैं बोधित्व, बोधिसत्व, बुद्धत्व को उपलब्ध, बुद्धत्व को उपलब्ध। ठीक। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस में थे? बताओ। अशोक के जो अभिलेख थे ना, वो ब्राह्मी लिपि में थे, प्राकृत भाषा में थे, ब्राह्मी लिपि में थे। विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विनय पिटक संस्कृत व्याकरण से, महावीर के उपदेश से, जरस्तुत के विचार से, बौद्ध संघ के नियम से। बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है आपका विनय पिटक ग्रंथ। क्या? विनय पिटक आपका ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित आपका हो जाएगा, बौद्ध संघ के नियम से। तो 3 पिटक या 3 टोकरी के नाम से हम लोग इसको कह सकते हैं, है ना। एक तो आपका विनय पिटक मैंने बता दिया, एक आपका अभिधम्म पिटक, एक आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बुद्ध का बचपना है। और आदिधम्म पिटक में दार्शनिक विचार है बुद्ध के। ठीक, ये पता होना चाहिए। और जितने भी मित्र पेपर से पहले एक बार अंतिम रिवीजन करना चाहते हो, ये वाले PYQ अगर आपको चाहिए चैप्टर वाइज, नए मित्र को नहीं पता होगा, सब कुछ मैं सोल्व आपको दे दूंगा SST के नोट्स में, जिसमें आपको कंप्लीट NCERT थ्योरी के साथ पूछे गए सभी वर्ष के PYQ क्वेश्चन भी एकदम सीरियल से मिल जाएंगे। हर टॉपिक वाइज सोल्व पेपर से पहले एक नज़र डालोगे तो आपका पूरा रिवीजन इन्हीं नोट्स या PYQ क्वेश्चन से हो जाएगा। लेना कैसे? नंबर यहाँ पर लिख दूँ 9696400597
इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये वाली पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हो। पेपर से पहले पूरा रिवीजन आपका यही वाली पीडीएफ से हो जाएगा। पूरा 60 नंबर का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का। नोट्स का प्राइस 199 रुपये है, परंतु लास्ट दौर है पेपर का, इसमें आपका कम कर दिया जाएगा। जितने भी लोग संघर्षशील हैं, जिनकी हिम्मत है रात में पढ़ने की, मात्र 5 घंटे पढ़ने की, 5 घंटे के भीतर 60 नंबर पक्के आपके हो जाएंगे, तो आप लोग ले लेना, जिसमें पूरा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज एक बार आप लोग कर लेना। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के बाद में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, बताओ। तो बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में दिया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सांची में क्या है? सांची का स्तूप है। ठीक, राइट आंसर आपका सी विकल्प हो जाएगा। आगे देखो, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासन काल में बनाया गया था? यह आपके मौर्य शासन काल में बनाया गया था। ठीक, एक प्रतीक चिन्ह टाइप का है, वो मिला है। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऋग्वेद के बारे में, यह 3500 वर्ष पूर्व में लिखा गया। इसकी रचना प्राकृत में नहीं हुई, इसकी रचना संस्कृत में हुई। अब बी गलत हो गया यहाँ पर, है ना, बी गलत है। यहाँ पर बी गलत होने की बात कही गई है, करेक्ट है। यहाँ पर बी को सही कही गई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर भी लिखा है बी सही है, नहीं बी तो आपका गलत है, ये भी कट गया। ठीक है ना। अब उसके बाद इसमें 1000 से अधिक आपकी प्रार्थनाएं, ये बात करेक्ट हो जाएगी। सी वाली करेक्ट हमें पता चलती है। सी यहाँ पर सही लिखा था, इसको हमने यहाँ पर सी को गलत माना गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सी सही है। तो बचा आपका सिर्फ पहला ऑप्शन, सी सही है, ए और बी गलत है। सी सही है, ए और बी गलत है। ठीक, ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये प्राकृत वाला आपका होगा ही नहीं, ये आपका हो जाएगा। ये भी आपका नहीं होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन 3500 वर्ष पूर्व में लिखा गया, लगभग में है ना। इसको आप सही मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, क्योंकि आपके फिर ऑप्शन के अनुसार सटीक नहीं बैठेगा। ठीक है ना, सी को सही करना पड़ेगा। ए सी को हम लोग सही नहीं कर सकते हैं, ए और सी कहीं पर भी सही दिखाया ही नहीं गया है। ठीक, उसके बाद अगला विनय पिटक से फिर क्वेश्चन पेपर में आया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्धों के नियम से कि संघ में कौन कैसे रहेगा, उससे रिलेटेड है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाड़ी बीजक में संरक्षित किया गया है? कबीर की रचनाओं को संरक्षित किया गया है। अगला देखो, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? अजंता की गुफाओं से, बताओ। ग्रेफाइट, स्लेट, पौधों और खनिज, पशु अंगों के अवशेष। राइट आंसर आपका हो जाएगा पौधों और खनिज से सामग्री से रंग बनाए गए थे। अजंता की गुफा में यही वाले रंग आपके इस्तेमाल किए गए। ठीक है ना, पौधों को निचोड़ के उनका रस निकाल के रंग बनाए गए, खनिजों से निकाले गए रंग अजंता की गुफा में प्रयोग लाए गए। अगला देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? अब आपको नहीं वाला बताना है मेरे भाई। क्या बताना है? नहीं वाला आपको यहाँ पर बता देना है। चलो बताओ। धम्म, अहिंसा, संघ, बुद्ध, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? बताओ। त्रिरत्नों में से नहीं, नहीं नहीं वाला तो बुद्ध। आगे देखो, आगे दोबारा क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है, पंचवाड़ी और बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? कबीर। यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता था? बताओ। रामकृष्ण मिशन, सेवा समाज, ब्रह्म या सत्यशोधक समाज? तो ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कहता है आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किससे उत्पन्न हुई हैं? बताओ। ब्राह्मी, बांग्ला, देवनागरी, तमिल?
तो ब्राह्मी से उत्पन्न हुई हैं, है ना। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ आपकी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। तो अशोक के जितने भी आपके लिखे गए हैं अभिलेख या शिलालेख वो ब्राह्मी लिपि में ही ज़्यादातर हैं, ब्राह्मी में। ठीक। उसके बाद पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामेइक भाषा में पाए गए हैं? ग्रीक में और अरामेइक में। तो ये आपके कंधार, कंधार कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। कंधार अफगानिस्तान से अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामेइक भाषाओं में पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के उपदेश से संबंध है? बताओ, बुद्ध के उपदेश से संबंधित है। ये स्टेटमेंट वाला है, इस प्रकार से देखो ऐसे, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है, यही बुद्ध कहते हैं। करेक्ट। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। बुद्ध कहते हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी लालसाएं हैं, जो हमारी प्यास है, जो कभी भी मिटती नहीं है, ये इच्छाएं कभी भी मिटती नहीं है ना। तो इसी की वजह से हमारे क्या है, हमको कष्ट मिलता है, हमको दुख मिलता है। ठीक है ना, ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेश को मानना और पालन करना आवश्यक था। ऐसी तो बात बिल्कुल भी नहीं है कि उनके उपदेश मानने ही पड़ेंगे। बुद्ध कहते हैं किसी चीज़ को मानो नहीं, जानो। ठीक है ना। तो मानना तो बिल्कुल भी नहीं है, सी आपका गलत है। ऐसा उन्होंने कहा नहीं कि सभी अनुयायियों को उनके उपदेश मानने और पालन करने की बहुत आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सी जहाँ जहाँ पे दिखे उसको हटाओ, फटाक से गोली मारो उसको। ठीक। तो आपके सामने ए और बी बचेगा, राइट जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? अब नहीं वाला आपको बताना है कौन सा यहाँ पर गलत है। ठीक है ना। तो महाजनपद काल में सभी लोगों से कर वसूला जाता था। आखेटकों से, संग्राहकों से, जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजाओं को देनी पड़ती थी, ये सही है। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था, व्यापारी को भी देना पड़ता था। चरवाहों को भी कर देना पड़ता था, उनके जानवर के उत्पाद के रूप में, दूध, दही, मक्खन के रूप में, लेकिन आधा नहीं था, है ना। ज़्यादातर फसलों का कर उपज हाफ था, हाफ नहीं था, जितना मिल जाए उतना बहुत है, ऐसा था। अब उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? अशोक का धम्म, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, करेक्ट हो जाएगा। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, करेक्ट हो जाएगा। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को नियुक्त किया, जो कि गलत हो जाएगा। बौद्ध भिक्षुओं को नियुक्त नहीं किया, बल्कि महामत नाम के अधिकारियों को, महामत नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया, जो जगह जगह जाकर के, दूर दूर जाकर के लोगों को शिक्षा दिया करते थे धम्म की। धम्म क्या है? धम्म एक धर्म का ही प्राकृतिक नाम है, धर्म को ही धम्म बोलते हैं। ठीक। महामत नाम के अधिकारी दिया करते थे, ना कि बौद्ध भिक्षु। तो चौथा आपका गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा आपका हो जाएगा। ठीक, ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? अब स्थल मंडल के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको नहीं अर्थात गलत वाला ढूंढ करके बताना। 3 सही होंगे स्थल मंडल के बारे में, 1 सही नहीं होगा, उसी को आपको टिक करना है, उत्तर करना है। पहाड़, पठार, घाटियाँ मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं, करेक्ट हो जाएगा। स्थल मंडल, ठीक है ना। पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता नहीं, स्थल मंडल में आपका जल नहीं पाया जाता है 97%, जो कि गलत है। ये नदियों, सागरों को मिलाकर के पाया जाता है। स्थलाकृतियाँ महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। जहाँ पर हमारे मकान है ना, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, इसको स्थल मंडल कहते हैं। भूमि का एक टुकड़ा होता है, ठीक है ना, जिसको स्थल मंडल कहते हैं। एक स्थल मंडल होता है, जल मंडल अलग होता है, जहाँ पर जल ही जल होता है। समुद्र हो गया, झील, झरने, नदी, तालाब हो गए, वो आपके जल मंडल में आता है। वायुमंडल में आपकी गैसें होती हैं और वायु की 5 परतें होती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये वाली आपकी है ना। और क्या होता है आपका, ठीक है ना। और एक जैव मंडल होता है, बायोस्फीयर। ठीक, तो वो
उसी की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो स्थल मंडल आपका ये वाला गलत हो जाएगा स्थल मंडल के बारे में, क्योंकि यह जलमंडल होना चाहिए। किसका पार्ट है ये जलमंडल की यहाँ पर बात की गई है, ना कि स्थल मंडल की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? अपर्दन बताना है आपको। लोयस, हिमोड़, डेल्टा, छत्रक शिला। छत्रक शिला। हिमोड़ क्या है आपका? एक निक्षेपण है। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है आपका, निक्षेपण। लोयस क्या है? लोयस भी आपका निक्षेपण है, पवन का निक्षेपण, ये भी आपका निक्षेपण हो जाएगा। डेल्टा क्या है? छत्रक शिला एक अपर्दन हो जाएगी। छत्रक शिला क्या है? ये अपर्दन है, रेगिस्तान इलाकों का अपर्दन, पवन के द्वारा अपर्दन, छत्रक शिला। ठीक हो जाएगा ना? करेक्ट। लोयस किसका निक्षेपण है? लोयस आपके पवन का निक्षेपण है। हिमोड़ क्या है? हिमनद का निक्षेपण है। राइट आंसर आपका छत्रक शिला यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है, उसे भूसंधि के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर बात करी गई है दो भूखंडों को जोड़ने की, जैसे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ये भूखंड से ही जुड़ते हैं, जिसको एक संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? उसको भूसंधि बोलेंगे। और जल संधि किसको बोलेंगे? जब जल का भाग जल को जोड़े। जैसे भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि जोड़ती है? आप कहोगे पाक जल संधि जोड़ती है। जल वाले को जल से जोड़ना जल संधि, भूखंड को भूखंड से जोड़ना भूसंधि। ठीक, या स्थल संधि इसको लिख सकते हो। भूसंधि को स्थल संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। राइट आंसर आपका बी विकल्प हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है अटलांटिक महासागर के विषय में तथ्य पढ़ें, फैक्ट पढ़ो। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आधार का है या आकार का है, ये बात करेक्ट हो जाएगी। इसकी तटरेखा सरल, रेखीय व निर्बाध है, जो कि सरासर गलत है। इसकी तटरेखा मैंने तमाम बार आपको बताया है, दंतुरित है। कैसी है? दंतुरित। दंतुरित का मतलब दांतेदार इसकी तटरेखा है। ठीक, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, ये बात भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। सरल रेखीय निर्वात आपका गलत है, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी आपका गलत है। बी जहां जहां पर पेपर के दौरान आपको दिखेगा तो ऐसे ऐसे आपको हटा देना है। राइट आंसर आपका डी यहाँ पर बचेगा। अब आपके सिलेबस में ना जितने महासागर हैं वो सारे महासागर आते हैं, और महासागरों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो सारे महासागर को मात्र 1 मिनट का टाइम आपका लूंगा, सभी महासागर को समझा दूंगा, उनसे पूछे गए सभी क्वेश्चन को भी यहीं पर निपटा दूंगा। महासागर को समझाने से पहले मैं आपको जलमंडल के बारे में 2-3 बातें बता दूं। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। स्थल कितना है? 29% और 71% जल ही जल है। जलमंडल में महासागर, नदी, झील, हिमनदी, भूमिगत जल, जलवाष्प आदि शामिल है। 97% से अधिक जल महासागर में पाया जाता है। वह इतना खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का भाग बर्फ, हिमनदी, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। अब महासागर में मैं बात कर लेता हूँ महासागर की। ठीक है ना? तो इनका क्रम कैसा है? क्रम भी पेपर में पूछा जाता है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 प्रमुख महासागर हैं। सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, लास्ट में आपका आर्कटिक महासागर जो कि सबसे छोटा है। पहला महासागर प्रशांत है। 2-3 बातें सभी महासागर के बारे में हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त इसी महासागर में है। दुनिया का सबसे गहरा गर्त या गड्ढा मेरियाना गर्त किस महासागर में है? पेपर में आया है, तो प्रशांत महासागर में आपका हो जाएगा। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। वृत्ताकार कौन सा है? वृत्त के आकार जैसा कौन सा है? तो प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार जैसा है। ठीक, उसके बाद अटलांटिक महासागर की मैं बात कर रहा था आपसे, इसको समझो। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा दंतुरित है, यह अनियमित है। दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति बनाती है दंतुरित होने के कारण। उसके बाद व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर आपका अटलांटिक हो जाएगा। ठीक है ना? दंतुरित का चित्र इस प्रकार से, जैसे हमारे दांतों के बीच में गैप होता है,
वैसे ही दांतेदार दंतुरित इसको बोल सकते हैं। हिंद महासागर को समझो, इसका नाम भारत के नाम पर रखा गया। महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। अब पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा महासागर त्रिभुजाकार है, तब आप कहोगे हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। उसके बाद दक्षिण महासागर, यह महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। उसके बाद लास्ट वाला आपका क्या है, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुववृत्त में है तथा उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। ये प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। प्रशांत और आर्कटिक महासागर जिससे जुड़े हैं उसको बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। उत्तर अमेरिका उत्तरी तटों यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। उसके बाद अटलांटिक महासागर अनेक पोताश्रय एवं पतन है। राइट आंसर यहाँ पर तीसरा जवाब आपका कौन सा है, क्योंकि तटरेखा इसकी अधिक दंतुरित यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद मैंने बेरिंग जल जमरू मध्य आपको बताया, जो कि तीसरा राइट है। यहाँ पर आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर इसको जोड़ता है। ठीक, अब उसके बाद अटलांटिक से फिर पुनः क्वेश्चन है, तो जवाब यहाँ पर क्या है, सी विकल्प है आपका। इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित व अनियमित है। राइट आंसर आपके सामने लिखे गए हैं। तो इस पीडीएफ को आप लोग प्राप्त कर सकते हो पेपर से पहले। अगर आपके पास 2 से 3 घंटे का टाइम हो तो पढ़ने का, तो लेना। मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित में से महासागरों में से किसमें है बताओ, तो यह आपका प्रशांत महासागर में है। मेरियाना गर्त भी आपका प्रशांत महासागर में ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो बता दिया सारी चीज मैं आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी, हिमालय, एंडीज, रॉकी या आल्प्स, बताओ कौन सी सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला है? तो आपकी एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें आपकी पाई जाती हैं। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पर है, लक्षद्वीप समूह किस सागर में है बताओ? हिंद महासागर, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी में। तो आपका जो लक्षद्वीप समूह है ना, ये आपके अरब सागर में है। किसमें? अरब सागर में है। और लक्षद्वीप समूह जो कि एक प्रवाल द्वीप के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से? प्रवाल द्वीप के नाम से भी इसी को ही जानते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अरब सागर में आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका, किसी भूकंप के दौरान स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? तो तीव्रता 5 से अगर अधिक है तो वस्तुएं गिरने लगती हैं भूकंप की तीव्रता पर। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। पृथ्वी की जो आंतरिक परत है वो मुख्यतः किससे निर्मित है? आंतरिक परत जिसका नाम क्या है? क्रोड की बात यहाँ पर की गई है। क्रोड को बोलते हैं निफे। क्या बोलते हैं? सियाल, सीमा, निफे। अंतिम परत आपकी निफे। Ni का मतलब हो जाएगा निकिल, Fe का मतलब हो जाएगा फेरस अर्थात लोहा। निकिल और फेरस, निकिल एवं लोहे से बनी होती है। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए, जो आपकी परपटी होती है ऊपर वाली, यहीं पर आपको समझा देता हूँ। परपटी एक तो आपकी सागर की परपटी होती है, एक आपकी द्वीप की परपटी होती है, महासागर की परपटी और महाद्वीप की परपटी। सागर की परपटी को सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात देखो, द्वीप या महाद्वीप की परपटी को सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल, SIAL बोलते हैं। ठीक है ना। सियाल में सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है, महाद्वीप की परपटी में सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है, महासागर की परपटी में सीमा अर्थात सिलिका एंड मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है ना, समझ गए आप लोग सारी चीज़ें। राइट आंसर आपका पहला विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? तटीय क्षेत्र में, तो तटीय क्षेत्र, समुद्र के तटीय क्षेत्र में कौन विनाश कर सकता है? भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ज्वार भाटा। तो भाई सुनामी कर सकता है, ज्वार भाटा नहीं कर सकता है, ना ही ज्वालामुखी ना ही भूकंप। राइट आंसर आपका सुनामी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो क्वेश्चन,
यूराल पर्वत अलग करते हैं। यूराल पर्वत बताओ। अफ्रीका एशिया, अफ्रीका का कोई लेना देना नहीं आपका हो पाएगा, ना ही दक्षिण अमेरिका यहाँ पर आ पाएगा। एशिया को यूरोप से अलग करता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं। जहाँ पर क्या होता है, भूकंप की तरंगें का प्रारंभिक बिंदु या आरंभ होने का जो स्थान होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। जहाँ से कोई चीज उदित हो रही है, जहाँ से कोई चीज विस्फोटित हो रही है, जहाँ से कोई चीज निकल रही है, जहाँ से कोई चीज प्रादुर्भाव हो रही है, जहाँ से उसका जन्म हो रहा है, उसको उद्गम केंद्र के नाम से जानेंगे। ठीक, केंद्र एक बीच का होता है हिस्सा, केंद्र अलग बात है। उद्गम केंद्र जहाँ पर किसी चीज का उत्पन्न होना, जहाँ पर भूकंप तरंगें मतलब कि आरंभित होती हैं, जहाँ पे उनका उद्गम स्थान उसको बोलते हैं। ठीक, उद्गम केंद्र। अगला देखो, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तापमान, जो टेम्परेचर है पृथ्वी पर, इसको कौन इस पर प्रभाव डालता है? सूर्यतपन, सौर विकिरण, समुद्र से दूरी, पार्थिव विकिरण। तो सूर्यतपन आपका ये प्रभावित करता है सूर्य मतलब कि तापमान को। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक, अभी मैंने बताया था आपको। तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का मिलान आप किसके साथ करोगे? ग्रेनाइट आपकी अंतर्भेदी है, बड़े दानों वाली है। अंतर्भेदी अर्थात इस प्रकार से आपका हो जाएगा। बहिर्भेदी क्या हो जाएगा? बेसाल्ट, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, चूना पत्थर क्या हो जाएगा? कायांतरित। अवसादी क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यहाँ पर मिलान हो जाएगा। आगे देख लो आप लोग, यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? बताओ। छत्रक शैल, तो छत्रक शैल आपके रेगिस्तान में पाए जाते हैं। छत्रक शैल। समुद्र में समुद्री गुफा का निर्माण होता है। नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या का संरचना से संबंधित है, क्या कहलाती है? तो यह आपकी जनसांख्यिकी भूगोल कहलाती है। क्या? जनसांख्यिकी कहलाती है। अगला आप लोग देख लो, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? लोगों के आवागमन से, घरों की आसपास की बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। बताओ कौन सा होगा? तो मैंने सैकड़ों बार आपको बताया है ऋतु प्रवास, जो कि चरवाहे लोग करते हैं मौसम के अनुसार। ठीक, लोगों के आवागमन को ऋतु प्रवास बोलते हैं। ये अपने जानवरों को पानी की तलाश में, घास की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया करते हैं। वही यहाँ पर मैंने स्पष्ट आपसे किया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? अब नहीं वाला बताना, 3 सही होंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में है, उत्तर के मैदान के दक्षिण में है, बात सही है आपकी। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान वाली आपकी पड़ जाती है, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ कोयला, लौह, एस्क जैसे खनिज प्रचुरता में पाए जाते हैं। पठारों पर ही आपके खनिज पाए जाते हैं, सिंपल सी बात। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा मौजूद है, जो कि सरासर गलत बात हो जाएगी। क्यों गलत बात हो जाएगी? पश्चिम की ओर बहने वाली मात्र 2 ही नदियां आपको पता है, नर्मदा और तापी। कौन सी? नर्मदा प्लस तापी, ये 2 नदियां हैं। अभी कृष्णा और ये गोदावरी या महानदी, ये कोई नदियां नहीं हैं, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। ये बात गलत है आपकी। डी, लक्षण नहीं अर्थात विशेषता नहीं वाला बताना था। तो नहीं वाला कौन सा होगा आपका? आपका हो जाएगा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आगे देखो क्वेश्चन को। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल परत की पहचान करें। वायुमंडल के परत की पहचान करो भाई। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। तो मध्यमंडल की यह घटना है। किसकी? मध्यमंडल की। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता है। तो क्या हो जाएगा? मध्यमंडल आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। पेपर में एक क्वेश्चन आप लोगों से इन मंडलों से जरूर पूछने को या देखने को मिल जाएगा आपको। कई बार मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, मध्यमंडल कितनी ऊंचाई पर है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। पुनः मैं एक बार 1 मिनट का टाइम आपका ले लेता हूं, ताकि ये वाला भी 1 नंबर आपका यहीं पर पक्का हो जाए।
यहाँ पर समझो वायुमंडल की परतों को, 5 परतें हैं आपकी, क्षोभ मंडल, समताप, मध्य, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। इन पांचों को मात्र 1 मिनट में समेट दूंगा। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ऊंचाई इसकी औसत कितनी है? 13 किलोमीटर। इस मंडल में हम रहते हैं, सांस लेते हैं, मौसम की सभी घटनाएं घटित होती हैं। वर्षा, कोहरा, ओला, आंधी, तूफान इस परत के अंदर होती है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल है। इसकी औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। यह परत बादल व मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है। इसी कारण हवाई जहाज यहाँ पर उड़ते हैं। ओजोन गैस की परत पाई जाती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। उसके बाद तीसरी परत मध्य मंडल, मेसोस्फियर, यह वायुमंडल की तीसरी परत समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर तक फैली है, ऊंचाई पर 80 किलोमीटर तक। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। उसके बाद बाह्य वायुमंडल को भी समझ लो, थर्मोस्फेयर या ताप मंडल या आयन मंडल भी इसी को बोलते हैं। ताप मंडल भी कहते हैं, आयन मंडल इस परत का भाग है। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। 80 से 400 किलोमीटर इस फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। अब अंतिम परत, पांचवी आपकी बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है जिसमें हल्की गैस, हीलियम, हाइड्रोजन यहीं पर आपकी तैरती रहती हैं। ठीक है ना। ये 5 परतें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर हर बार यहीं से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज में डालने के लिए पूछ लेता है। अब मैं तुरंत आपको क्वेश्चन फटाक से करा देता हूँ। एक तो क्वेश्चन आपका मिलान वाला अभी मैं आपको कराऊंगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई। तो पतली वायु किसमें पाई जाएगी? बहिर्मंडल, जो कि आपकी अंतिम परत हो जाएगी। ओजोन परत आपकी किसमें? समताप मंडल में। रेडियो वाली आपकी हो जाएगी बाह्य वायुमंडल। मौसम की घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में घट जाएंगी। उसके बाद हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थितियां किसमें हैं? तो बादलों एवं मौसम से मुक्त है आपकी समताप मंडल, इसलिए आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उल्कापिंड आने पर जल जाता है। तो उल्कापिंड जस्ट अभी आपको बता चुका हूँ, मध्य मंडल की मैं बात कर लेता हूँ। फिर उसके बाद पृथ्वी की सतह से आरंभ करते हुए वायुमंडल की परतों का क्रम पूछता है। तो सबसे नीचे कौन सी है? आप कहोगे कि सर क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। इस प्रकार का आपका क्रम हो जाएगा, जहाँ से पेपर में लगातार क्वेश्चन ढंग से पूछे जा रहे हैं। अब कथन कारण वाला भी बन जाता है कि हवाई जहाज उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि बादल, मौसम, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, मुक्त घटनाएं होती हैं, इसलिए समताप मंडल में वायुयान आपके उड़ते हैं। कथन कारण आपके दोनों करेक्ट आपके हो जाएंगे। ठीक। और यहीं पर एक बात आपको बता दूं कि कथन और कारण वाले क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थितियां हैं समताप मंडल में। क्यों है? क्योंकि बादल और मौसम से ये मुक्त होता है, इसलिए है। इसलिए दोनों सही है और व्याख्या भी करेंगे। आपको दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर लेना है। ठीक है ना। उसके बाद ये देखो, बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती, ये आपकी क्षोभ मंडल में होती। पहली बात गलत। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पृथ्वी पर पुनः परिवर्तित कर दी जाती। बाह्य वायुमंडल की यहाँ पर बात की जा रही है। ये बात आपकी सही हो जाएगी। केवल बी सही है, ए गलत आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो संघर्षशील मित्र, इन नोट्स को लेकर के फटाक से रिवीजन कर लो। पेपर से पहले मात्र 2 से 3 घंटा इनको दे देना। कथन और कारण का है, ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं, बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलवट्टे के तौर पर ये उपयोग में आपकी लाई जाती है। क्या? सिलवट्टा, जिसपे मसाला पीसा जाता है। ठीक है ना। तो ये ग्रेनाइट का होता है। ग्रेनाइट आपकी अंतर्भेदी है, जो कि धरातल के नीचे मैग्मा के जमा होने से बनता है। पृथ्वी की भूपट्टी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। दोनों बातें आपकी कैसी हैं? करेक्ट हो जाएंगी। कथन कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी आपके करते हैं। उसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, जुलाई 2019 में आया है। एक तरफ शैल अर्थात चट्टान के नाम, एक तरफ उत्पत्ति निर्माण के दिए गए हैं। तो आग्नेय को करो मिलान भाई। आग्नेय आपकी होता है द्रवित मैग्मा के साथ। ठीक है ना। अब कायांतरित में उच्च ताप व दाब पड़ता है, तो इसका मिलान हो जाएगा। अवसादी में क्या होता है? हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं अवसाद। इस प्रकार से मिलान आपका हो जाएगा। आग्नेय का द्रवित मैग्मा, अवसादी का ऊपर, कायांतरित
ऐसे अवसादी आपका इसके साथ। ठीक, आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडल की किस परत में वायु की पतली बहुत पतली परत है? तो सबसे अंतिम परत जिसको बहिर्मंडल बोलते हैं। क्या? बहिर्मंडल। अब कई मित्र कंफ्यूज में है कि बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल ये दोनों एक हैं। नहीं यार, एक नहीं है। बाह्य वायुमंडल को थर्मोस्फीयर बोलते हैं, थर्मोस्फीयर, जिसको तापमंडल या आयन मंडल भी बोलते हैं। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर, लास्ट वाली परत बिल्कुल, जिसमें पतली गैसें आपकी पाई जाती हैं, पतली वायु पाई जाती है। ठीक, ये आपकी करेक्ट हो जाएगी, इसमें पाई जाती है। इसमें आपके आयन मंडल या रेडियो की तरंगों के लिए आपकी जानी जाती है। ठीक, ये दोनों में अंतर स्पष्ट मैंने कर दिया ताकि कंफ्यूज में ना रहो। पृथ्वी की सैलें वे सैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष के बाद बनी। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला यहाँ पर है, यदि अहमदाबाद 72.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारत का मानक समय 8 बजे प्रातः है। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा, जरूर से जरूर आपको मिल जाएगा। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा टाइम एंड जोन से। तरीका मैं आपको बता दूंगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास तो 3 तरीके हैं। आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताए होंगे, है ना। बताए होंगे तो उनके तरीके अलग होंगे और हमारा तरीका अलग है। उनके बताने का तरीका थोड़ा कठिन है, हमारे बताने का तरीका थोड़ा सरल है। समझो, अगर पेपर में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट को हमेशा ख्याल में रख लेना। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक, अगर ग्रीनिच का पूर्व का टाइम पूछा जाए तो हमेशा आपको जोड़ना है, आगे का टाइम बता देना है। अगर पश्चिम का टाइम ग्रीनविच के टाइम से पूछा जाए तो आपको पीछे कर देना है, अर्थात घटा देना है। ठीक, ये पॉइंट ख्याल में रख लेना। भारत का टाइम लंदन के टाइम से 5.5 घंटा टाइम आगे है, लेकिन क्वेश्चन आपका ग्रीनविच से नहीं है, ये भारत के मानक टाइम से क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि भारत का मानक टाइम कितना है? 82.5 है। कितना? 82 डिग्री 30 अंश इतना है। अब यहाँ पर 72 30 का दिया गया है, घटा लो। ये कम दिया गया है, कम तो घटाओ। यहाँ पर 72 को 82.5 से घटाओगे, कितना बचेगा? आप कहोगे कि सर 10 डिग्री बचेगा। अब जस्ट हमने आपको बताया 1 डिग्री बराबर भाई 4 मिनट, घटाने पर यहाँ पर आया 10 डिग्री। अब 10 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? इसमें 4 का गुणा करोगे तो 40 मिनट आपका हो जाएगा। 40 मिनट आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब भारत का टाइम 8 बजे का है, भारत का टाइम 8 बजे का है स्थानीय। अब 40 मिनट घटाने पर यहाँ पर कम दिया गया है, तो कम वाला ही उत्तर आपको करना है। 8 बजे में से आप 40 मिनट को माइनस करो। 40 मिनट आया ना, 40 मिनट को माइनस करोगे तो 7:20 मिनट। 7:20 मिनट प्रातः इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम दिया गया ना। कम अगर दिया जाए, टाइम अगर कम दिया जाए तो इस वाले टाइम में से आपको घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मानक टाइम अधिक होता तो इसमें हम जोड़ देते। ये पॉइंट ख्याल में रख लेना, पहला जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। एक बात और आप लोग ख्याल में रख लेना, जैसे भारत का टाइम 82.5 इतना है मानक टाइम, ठीक है ना। अगर इस टाइम से मान लो कम टाइम दिया रहे तो आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 93, 94, 95 दिया रहे तो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर कम तो यहाँ पर भी कम घटाना पड़ेगा, ज़्यादा तो ज़्यादा आपको जोड़ना पड़ेगा। ये 2 बातें हैं और मैं इस पर फुल वीडियो भी बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना टाइम ग्रीनविच टाइम से, और मैं आपको करा भी चुका हूँ, या लिंक मैं आपके पास उसमें डाल दूंगा। ठीक, उसके बाद ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? बताओ, गैसीय ग्रह कहलाता है कौन सा संयोजन? गैसीय ग्रह जो गैस के बने होते हैं, बताओ। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये आपके कैसे हैं? ये आपके गैसीय ग्रह हैं, ठीक है ना। और ये गैसीय ग्रह आपके तरल पदार्थों के भी बने होते हैं। ये ग्रह आपके बड़े हैं। कैसे हैं? ये बड़े आकार के आपके ग्रह हैं, बड़े आकार के। और इनको छोड़कर जितने ग्रह हैं वो आपके चट्टानी ग्रह हैं, वो चट्टानों से बने हैं। जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये आपके हो जाएंगे गैसीय ग्रह। इनको छोड़कर शुक्र, मंगल, ठीक, ये आपके चट्टान के हो जाएंगे।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर कहता है भारत की मानक यामोत्तर कितनी है? तो 82.5 पूर्व, 82.5 पूर्व देशांतर, ये राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी विकल्प। उसके बाद अगला यहाँ पर है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? इसको घूर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को घूर्णन कहते हैं। नहीं, घूर्णन नहीं कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। और परिक्रमण करने में 365 दिन का पूरा टाइम लगता है, 1 वर्ष का। घूर्णन पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, खुद घूमना घूर्णन कहलाता है। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। और परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। किसमें? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर परिक्रमण हो जाएगा, ना कि घूर्णन होगा। ठीक। और प्रदीप्ति व्रत क्या है? यह व्रत एक तरफ रात और एक तरफ दिन, दिन को रात से विभाजित करता है, इसको बोलते हैं प्रदीप्ति व्रत। ये कभी भी अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, जैसे पृथ्वी अपनी क्या है? एक ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी के पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं है, बल्कि ये तारे के प्रकाश से चमकती है। तारा, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? कर्क और मकर रेखा के बीच में, कर्क और मकर रेखा के बीच में चमकता है, जिसको उष्णकटिबंध के नाम से उस क्षेत्र को जानते हैं। आगे देखो, बिग बियर एक उदाहरण है। बिग बियर किसका उदाहरण है? बिग बियर आपके नक्षत्र मंडल का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा। सप्तऋषि भी नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया है, जो कहता है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है बताओ? क्योंकि दोस्तों चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में टाइम समान लगता है। 27 दिन का टाइम लगता है। कितना? 27 डेज का टाइम इसको लगता है। जितना टाइम अक्ष में लगता है उतना टाइम सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाने में भी लगता है, इसलिए एक भाग दिखाई पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है पेपर में। उसके बाद पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है बताओ? पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है? तो पृथ्वी उत्तर से दक्षिण नहीं, दक्षिण से उत्तर भी नहीं, पूरब से पश्चिम भी नहीं, पश्चिम से पूरब, ठीक पश्चिम से पूरब का चक्कर पृथ्वी लगाती है। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाएं हमेशा एक जैसी आपकी रहती हैं। वो समान रहता है, ना घटता है न बढ़ता है। देशांतर रेखाएं हमेशा समान रहती हैं, परंतु जो उनका ध्रुव मिलन बिंदु होता है वहाँ पर भी एक साथ सभी रेखाएं मिल जाती हैं। आगे का क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन। दिन का मतलब घूर्णन गति से होता है। कहाँ से? दिन का मतलब आपके घूर्णन गति से होता है। ठीक। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती है उसको, जिस कारण पृथ्वी पर दिन बारातें होती हैं, है ना। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा? तो पृथ्वी के एक भाग में अंधेरा रहेगा, एक तरफ आपकी रोशनी हमेशा रहेगी, जिससे जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय यहाँ पर हो जाएगा अक्षर नहीं अक्ष। ठीक। राइट आंसर तीसरा विकल्प। विषुव के दिन सूर्य की सीधे किरणें किस पर पड़ती हैं बताओ? तो विषुवत पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें आपकी पड़ती हैं। आगे क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाला देखो। अब पेपर में कल को ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप नहीं कर पाओ तो 1 नंबर आपका कट गया। मैं तो कटने नहीं दूंगा आपका 1 नंबर, नहीं कटने दूंगा यार। क्यों कटने दूं? 2 शहर, एक एन है एक एम है, ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूरब 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन 2 शहरों के समय में कितना अंतर होगा? सरल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। 3 कंसेप्ट याद रखो, आंख मूंद के क्वेश्चन को सोल्व कर लो। कैसे? मैं आपको बता चुका हूं भाई, 1 डिग्री में आप लोग 4 मिनट को ख्याल में रख लेना।
अगर आपसे पूरब का टाइम पूछे तो आपको जोड़ना है, क्या करना है, आगे का बताना है, यानी कि ऐड कर देना है। अगर आपसे पश्चिम का टाइम मेरे मित्र पूछ ले तो आपको पा से पीछे करना है, पा से पश्चिम से पीछे करना है, अर्थात घटाना है। ये 3 बातें ख्याल रख लो, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। 3 बातें ख्याल कर ली तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व होगा करके दिखाता हूँ। 15 डिग्री पूरब की बात करूँ तो डिग्री 1 डिग्री बराबर मैंने आपको बताया 4 मिनट। अब यहाँ पर 15 डिग्री का मामला फिट करो। 15 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 4 का गुणा करोगे, 15 चौके 60 मिनट। अब 60 मिनट सभी लोग जानते हैं कि 1 घंटा होता है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा यहाँ पर हो गया। अब 15 डिग्री पूरब का टाइम क्या होता है, आगे होता है, तो 1 घंटा आपका ये क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले वाला आपका 1 घंटा आगे, 1 घंटा आगे करो। अब यहाँ पर 15 डिग्री पश्चिम का मतलब पीछे, तो 1 घंटा आपका पीछे, आगे पीछे। अब क्या हुआ बताओ। ठीक, एक तो 1 घंटा आगे होगा, 1 घंटा आपका पीछे होगा। इन 2 शहरों के समय के बीच में अंतर क्या होगा बताओ, अंतर क्या होगा, अंतर आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन, मात्र 1 घंटा का अंतर होगा, क्योंकि ये 1 घंटा आगे है, 1 घंटा पीछे, अंतर 1 घंटा का होगा। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पेपर में आ चुका है कि पारंपरिक रूप से चिन्ह ए किसको दर्शाता है। अब ये ए किसको दर्शा रहा है बताओ। ये तो आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ए है आपका पश्चिम, राइट आंसर डी आपका हो जाएगा पश्चिम। आगे देखो, आगे यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के बारे में सही है। ठीक, पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक है। वास्तविक नहीं, काल्पनिक। एक काल्पनिक रेखा जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 का कोण बनाती है। ठीक है ना, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 का कोण बनाता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। तो इसका जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका 66.5 का कोण बनाता है, 23.5 का नहीं, 23.5 इसका अक्ष का झुकाव कोण है ना। ठीक, अगला यहाँ पर देखो, प्रदीप्ति वृत्त के बारे में है क्वेश्चन। प्रदीप्ति वृत्त मैंने अभी आपको बताया, वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से भी पेपर में आया है, 21 मार्च 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है भाई, इसका कारण है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। ठीक है ना, विषुवत वृत्त पर पड़ती है तो पूरे पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, ये करेक्ट है आपका बी, डी गलत है, इसे सही करो आप लोग। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण आपका कितना है, झुकाव कोण आपका 23.5 है और उसके कक्षीय समतल का सतह का कोण आपका 66.5 है, अक्ष के कक्षीय सतह का कोण, और ये झुकाव का कोण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले किस में पाए जाते हैं, शनि, बृहस्पति और यूरेनस में आपके छल्ले पाए जाते हैं, इसके अतिरिक्त किसी में आपके छल्ले नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर है, पृथ्वी को भू आप के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पृथ्वी को भू आब इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, बीच में उभरी हुई है, ये कारण आपका है भू आब इसको कहने का। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि उतना ही टाइम लेता है 27 दिन का अपने अक्ष पर भी और सूर्य का चक्कर लगाने में भी। अगला यहाँ पर आप लोग देखो, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है। तो प्रमुख अक्षांश आपका हो जाएगा कौन सा, कर्क रेखा। कर्क रेखा आपकी भारत के 8 राज्यों से होकर के
गुजरती है। ठीक, उसके बाद पृथ्वी पर दिन की परिभाषा क्या है? वही बात, घूर्णन गति से इसको ले लिया जाएगा। पृथ्वी पर दिन की बात अगर की जाए तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय जो कि 24 घंटे का होता है। पेपर में दोबारा रिपीट क्वेश्चन ऋतु प्रवास से मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवित गतिशीलता नहीं होगी। ये मौसमी रोजगार की परिभाषा है। नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता को ऋतु प्रवास बोलेंगे। दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसको स्थल संधि बोलते हैं या भू संधि, आपको बता चुका हूं। कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम तक लगाइए। अंदर कौन सी है? सबसे अंदर आपकी ऊपर कौन सी हो जाएगी? क्रोड, क्रोड हो जाएगी। क्रोड के दो पार्ट, एक आंतरिक, ये आपकी आंतरिक क्रोड, इसको कर लो आंतरिक, इसको बाहरी क्रोड कर लो, दूसरी वाली को, इस वाली को बाहरी कर लो, तीसरे वाले को कर लो, क्या कर लो भाई, क्या कर लो, इसको कर लो क्या कर लो, मेंटल कर लो। ठीक, क्योंकि परपट्टी आपकी ऊपर होती है, परपट्टी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। अब आंतरिक क्रोड, फिर बाहरी क्रोड, मेंटल, परपट्टी। परपट्टी सबसे ऊपर होती है और आपसे यहाँ पर विपरीत पूछा है अंदर से बाहर की ओर, तो सबसे नीचे आपकी कौन सी होगी? सबसे नीचे आंतरिक क्रोड, उसके बाद बाहरी क्रोड, फिर मेंटल, फिर परपट्टी। ये वाला क्रम आपका यहाँ पर हो जाएगा। सी विकल्प राइट आंसर। कथन कारण वाला क्वेश्चन, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद उदित नहीं बल्कि अस्त होता है। बिल्कुल होता है। कारण है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दोनों राइट आंसर हैं आपका, ठीक है ना। लेकिन 2 घंटे बाद अस्त होता है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर है। करेक्ट बातें हैं आपकी। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन टाइम से रिलेटेड यहाँ पर है। जब लंदन में अपराह्न का मतलब दोपहर के 2 बजते हैं तो भारत में 7:30 बजेगा शाम का, क्योंकि 5 घंटे 5.5 घंटे टाइम भारत का आगे है, क्योंकि ग्रीनविच के पूरब में 82.5 डिग्री स्थित है भारत। ये दोनों बातें आपकी सही हैं, सही व्याख्या करेंगी। वी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, समय क्षेत्र पर दिए गए ए और बी सी पर कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कर लेते हैं सही उत्तर का चयन। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, बात करेक्ट है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, ये बात करेक्ट हो जाएगी। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। तीनों बातें आपकी करेक्ट हैं। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी सभी सही हैं। आगे देखो, ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण से होती हैं बताओ। ऋतु बताओ, परिक्रमण गति के कारण। कौन सी गति? मैं आपको बता चुका हूं, परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं आपकी होती हैं। क्वेश्चन तो आपको करा ही रहा हूं ना। तो पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अभी मैं आपको करा दूंगा अलग से, ठीक है ना। भूमि उपयोग के बारे में, भूमि उपयोग से आज से भूमि का केवल आ गया कृषि वन। भूमि का उपयोग सड़क बनाने में, मकान बनाने में, उद्योग धंधे स्थापित करने में, सड़क बनाने में, कृषि वन सभी में किया जाता है, लेकिन केवल कृषि वन, इसलिए गलत आपका हो जाएगा, ए गलत। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। स्थलाकृति नहीं, वहाँ की ऊंचाई निर्धारित करती है, तापमान निर्धारित करती है, मृदा निर्धारित करती है अपनी ये गलत हैं दोनों गलत करो, इसको फटाक से हटाओ, दोनों गलत कर दो, कर दिए दोनों गलत। अब चंद्रमा वाला कथन और कारण करके भी पूछ लेता है भाई कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, लगभग इतने समय में अपने अक्ष पर भी पूरा चक्कर कर लेता है। तो दोनों सही आपके हो जाएंगे, कथन और कारण। कितनी बार एक ही क्वेश्चन आया है। भारत को शोध संस्थान, जो भारत का शोध संस्थान मैत्री है, ये आपके कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया या यूरोप? अंटार्कटिका में है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में है। मैत्री के साथ 2-3 और हैं आपके, एक भारती, मैत्री, भारती, गंगोत्री,
ये 3 शोध संस्थान है भारत के, जो कि अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में बर्फ़ ही बर्फ़ है, कोई मानव का स्थायी निवास नहीं पाया जाता है, सिर्फ रिसर्च सेंटर हैं विभिन्न देशों के। निम्नलिखित में से अफ्रीका के बारे में बताओ। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क, विषुवत और मकर ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। राइट आंसर आपका बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद मैं बता चुका हूँ आपको, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ये सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो दोस्तों ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ग्रह सूर्य से दूर होंगे या हम दूर होंगे तो परिक्रमण की अवधि बढ़ेगी, और जितने नज़दीक होंगे उतना जल्दी आपका परिक्रमण हो जाएगा कम टाइम में। तो अवधि क्या होगी, बढ़ेगी जैसे जैसे दूर होंगे। आगे क्वेश्चन आता है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी नहीं हुई तो क्या होगा। अगर कक्षीय समतल में झुकी ना हो तो क्या होगा। प्रदीप्ति वृत्त, देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती हैं, बिल्कुल मिल जाती हैं। प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखा एक दूसरे से अच्छा, यहाँ पर देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं। प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। किसी क्षेत्र में विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, ये करेक्ट हो जाएगा। किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता है, ये बात गलत है। डी को हटाना पड़ेगा। ए सी होगा या बी सी होगा। सी तो सी आपका सही है। ए और बी। प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं मिल जाती। अक्षांश प्रदीप्ति और अक्षांश समतल की ओर झुका नहीं होता, क्या होगा यार जवाब। कंफ्यूजन में कर दिया इस क्वेश्चन ने, है ना। इसको समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। वैसे तो ए सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना, ए सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको पृथ्वी की 2 गतियों को समझ लेना बहुत उपयोगी है, एक घूर्णन, दूसरी परिक्रमण। सबसे पहले घूर्णन को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो घूर्णन गति के बारे में, पृथ्वी की घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि यह दिन व रात को दर्शाती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लगता है पूरा। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो सूर्य के एक तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिस कारण उस भाग में लगातार गर्मी बढ़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा व ठंड पड़ेगी, जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ये घूर्णन गति की मैंने बात आपसे कर ली। अब उसके बाद परिक्रमण को समझो। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं, इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी 1 वर्ष या 365 दिन का टाइम लेती है सूर्य का चक्कर लगाने में। हम लोग सुविधा के लिए 365 दिन मान लेते हैं, 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण ऋतु में परिवर्तन आपका होता है। पृथ्वी पूरे कक्ष में झुकी दिशा में होती है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर झुकी स्थिति में परिवर्तन के कारण भी होता है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताएं, घूर्णन गति के कारण दिन रात, परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब इनसे क्वेश्चन पेपर में हर बार आपसे पूछा जाता है, वो मैंने आपको यहाँ पर सोल्व करके देने का प्रयास किया है। अयनांत क्या है, विषुव क्या है, कब क्या होता है, ये सब बता चुका हूँ आपको। और पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 23.5 है। ये दोनों अंतर स्पष्ट। प्रदीप्ति वृत्त क्या है, जो दिन रात को विभाजित करता है। अक्ष के साथ कभी भी प्रदीप्ति वृत्त आपका नहीं मिलता है। ठीक, तो जितने भी मित्र अगर पेपर से पहले वाकई में रिवीजन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स की पीडीएफ को प्राप्त कर लो। पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको सोल्व मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के पूरा कंप्लीट मटेरियल।